सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके पहले वाला जो पार्ट हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिटरमाइन करने के वैसे तो दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा तरीका है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पास, जो कि आज हम ये लेक्चर में समझेंगे। तो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने प्रॉब्लम लिखा है जिसमें कि एक्टिविटी गिवन है, प्रीडिसेसर गिवन है और ड्यूरेशन गिवन है। अब इसके बेसिस पर आपको डिटरमाइन करना है क्रिटिकल पाथ नंबर 2, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नंबर 3, लेटेस्ट स्टार्ट of each activity, number 4, latest finish time of each activity, number 5, earliest start time of each activity, and number 6, earliest finish time of each activity। जब भी सीपीएम का प्रॉब्लम आए तो सीपीएम के प्रॉब्लम में ये कंपलसरी हो जाता है कि आप नेटवर्क डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो रहेगा नेटवर्क डायग्राम बनाना। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नोड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, जैसे अगर हम एक्टिविटी ए बना रहे हैं तो एक्टिविटी तो एरो से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, लेकिन उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नोड से रिप्रेजेंट होगा, जो सर्कल के शेप में मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बनाकर दिखाया था। और एक तरीके से और दूसरी तरीके से हम लोग नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है ये स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। इस तरीके से इसमें हम 6 कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। एक कंपार्टमेंट में लिखते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। यहां पर अगर आप देखोगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसको मैंने EST से डिनोट किया है। तो एक कंपार्टमेंट में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ जाता है, एक कंपार्टमेंट में अर्लीस्ट फिनिश टाइम आता है, एक कंपार्टमेंट में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और एक में लेटेस्ट फिनिश टाइम। यहां पर एक्टिविटी का नाम, यहां पर एक्टिविटी का नाम आ जाता है और यहां पर एक्टिविटी का ड्यूरेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कंपार्टमेंट बनाते हैं। फिर यहां से हम लोग एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ए, फिर एक कंपार्टमेंट बन जाएगा इस तरीके से, फिर एक्टिविटी बी आगे बढ़ेंगी। समझ में आई बात? तो आज हम इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था, प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम इसको रीड आउट करके नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी है ए, उसका प्रीडिसेसर
कोई नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी ए सबसे पहली एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहां मैंने एक्टिविटी ए बना दी, ठीक है। उसका ड्यूरेशन है 3। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आप यहाँ पर बना लेंगे एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए इसलिए सबसे पहले बना ली गई है क्योंकि उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी ए बना दी। एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन है 3। फॉर एग्जाम्पल ये मिनट्स में है। एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन है 3 मिनट्स, जो कि हमने इस बॉक्स में लिख दिया है, ठीक है। ये सबसे पहली एक्टिविटी है, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, इसलिए यही एक्टिविटी सबसे पहले बनेगी। अब आप देखिए, एक्टिविटी ए से 2 एक्टिविटीज निकल रही है, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी, ठीक है। दोनों का प्रीडिसेसर सेम है, यानी एक ही एक्टिविटी से 2 एक्टिविटी निकल रही है। तो हम वो 2 एक्टिविटीज बना लेंगे। यहां पर भी मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जिसमें मैं एक्टिविटी बी लिख दूंगा, ठीक है। और ये मैं एक्टिविटी सी के लिए यहां पर एक दूसरा बॉक्स बना रहा हूं। ये हो गई आपकी एक्टिविटी सी, ठीक है। एक्टिविटी बी और सी प्लॉट हो गई। नाउ एक्टिविटी बी से एक्टिविटी डी निकल रही है, बी से और कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक्टिविटी डी निकल रही है। तो ये एक्टिविटी डी मैंने निकाल दी। ठीक है, एक्टिविटी डी बना दी। एक्टिविटी सी से 2 एक्टिविटीज निकल रही है, ई और एफ। अगर आप देखोगे यहां पर तो सी जो है वो 2 एक्टिविटीज का प्रीडिसेसर है, ई और एफ। तो सी से हम फिर 2 एक्टिविटी निकालेंगे, ई और एफ। ये मैंने यहां पर एक्टिविटी ई बना देता हूं, यहां पर मैं ये बन गई एक्टिविटी ई, ठीक है। और यहां पर मैं दूसरी एक्टिविटी बना देता हूं, एक्टिविटी एफ। तो सी से 2 एक्टिविटी निकल रही थी, क्योंकि सी 2 एक्टिविटीज का प्रीडिसेसर है, इसका मतलब सी से 2 एक्टिविटीज निकल रही थी, ई और एफ। तो मैंने 2 एक्टिविटीज प्लॉट कर दी, ठीक है। अब डी और ई दोनों मिलाकर एक एक्टिविटी निकल रही है, जी, ठीक है। यहां पर देखिए डी और ई, जी का प्रीडिसेसर जो है वो डी और ई दोनों मिलाकर है, तो इसका मतलब ई और डी से एक एक्टिविटी निकल रही है जिसका कि नाम है जी। तो मैं ई और डी को मिलाकर एक एक्टिविटी निकालता हूं, ये डी और ये ई, इन दोनों को मिलाकर एक एक्टिविटी निकाली जिसका कि नाम है जी। ये बात समझ में आई आपको? 2 एक्टिविटी मिलाकर एक एक्टिविटी निकल रही है, 2 एक्टिविटी मिलाकर एक एक्टिविटी निकल रही है जिसका कि नाम है जी। नेक्स्ट इसमें यहां पर भी 2 एक्टिविटी यानी एफ और जी मिलाकर एक एक्टिविटी निकल रही है जिसका कि नाम है एच। तो एफ और जी को मिलाकर मैं एक एक्टिविटी निकालता हूं जो रहेंगी एच। ये जी और ये एफ को मिलाकर एक फाइनल एक्टिविटी निकाली है जिसका कि नाम है एच। आई बात समझ में? ये बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम। अभी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि नेटवर्क डायग्राम जो होता है उसमें सभी एरोज फॉरवर्ड पॉइंटिंग होते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर एरो डाल दीजिए
जो कि फॉरवर्ड पॉइंटिंग होते हैं। फॉरवर्ड पॉइंटिंग का मतलब ये है कि कोई भी एरो इस साइड नहीं बनेगा, हर एक एरो उसी साइड बनेगा। डायग्राम आपकी लेफ्ट से राइट में जा रही है, तो मैंने सभी एरोज फॉरवर्ड पॉइंटिंग बना दिए। सभी एक्टिविटी का ड्यूरेशन लिख देंगे बॉक्सेस में, बी का 4, सी का 2, डी का 5, ई का 1, एफ का 2, जी का 4 और एच का 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसके आगे हम लोग, अब इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होगा? तो क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करने के लिए, जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में भी बताया था, हम लोगों को सारे जो भी नेटवर्क डायग्राम में पाथ्स है, उन पाथ को हम लोगों को यहां पर प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ, उनका ड्यूरेशन और सम बोलो या टोटल ड्यूरेशन, सम ऑफ ड्यूरेशन या टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, ऐसा ये टेबल बनेगा एक्चुअली, जिसमें ये 3 कॉलम है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पाथ है इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम में। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर एक पाथ तो बन रहा है आपका ए बी डी जी एच। स्टार्टिंग एक्टिविटी और एंडिंग एक्टिविटी तक जाने के लिए हमारे पास कितने पाथ है वो हमें यहां पर लिखना है। तो एक पाथ ये है ए बी डी जी एच, वो मैं लिख लूंगा ए बी डी जी और एच। ये एक पाथ हो गया। ठीक है, दूसरा पाथ है ए सी ई जी एच, वो भी लिख लूंगा ए सी ई जी एच, ई जी एच। ठीक है, तीसरा पाथ है ए सी एफ एच। ये भी तरीके से हम स्टार्टिंग से एंडिंग एक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं, ए सी एफ एच। तो ए सी एफ एच, ये 3 पाथ के अलावा कोई और चौथा पाथ इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम में नहीं है। अब इनका ड्यूरेशन देखना है, तो ड्यूरेशन आपने यहीं पर लिखा है। ए का ड्यूरेशन है 3 प्लस, बी का ड्यूरेशन है 4 प्लस, डी का ड्यूरेशन है 5 प्लस, जी का ड्यूरेशन है 4 और एच का ड्यूरेशन है 3। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी लिख लेंगे। ए का ड्यूरेशन है 3, सी का ड्यूरेशन है 2, ई का ड्यूरेशन है 1, जी का ड्यूरेशन है 4 और एच का ड्यूरेशन है 3। यहां पर भी ए का ड्यूरेशन है 3, सी का ड्यूरेशन है 2, एफ का ड्यूरेशन है 2 और एच का ड्यूरेशन है 3। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे, कितना हो रहा है 16 प्लस 3 19, यहां पर 7 और 6 13 और ये 6 प्लस 4 10, टोटल ड्यूरेशन इन मिनट्स। प्रॉब्लम में आपको ड्यूरेशन मिनट्स में गिवन है, तो टोटल ड्यूरेशन भी आपका मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करने के लिए ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है
जिसका कि टोटल ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 पाथ में टोटल ड्यूरेशन किस पर्टिकुलर पाथ का सबसे ज्यादा है? डेफिनेटली पहले पाथ का टोटल ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए पहला पाथ यानी ए बी डी जी एच ये क्रिटिकल पाथ है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्रिटिकल पाथ is the one that has maximum total duration. Therefore, path A BDGH is a critical path. As it is having, आप और एक लाइन ऐड कर सकते हैं, therefore path ABDGH is a critical path as it is having a maximum total duration of 19 minutes. ठीक है, तो यहां तक ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। और ये भी मिटा दिया जाए। सी, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज नथिंग बट द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। और हमारे क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन क्या आया है? कितना आया है? 19 मिनट्स। तो वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन 19 मिनट्स था, इसीलिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 19 मिनट्स। तो ये भी पॉइंट आपका डिटरमाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए। सबसे पहला कॉलम एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी का ड्यूरेशन, फिर EST, EFT, LST, LFT। ठीक है, इस तरीके से आपका एक पर्टिकुलर टेबल बन जाएगा। ये एक टेबल आपका बन गया। ठीक है, यहां पर आप सारी एक्टिविटीज लिख दोगे जो भी थी, A, B, C, D, E, F, G और फाइनली H। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। किस तरीके से हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे, किस तरीके से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे, किस तरीके से अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड करेंगे और किस तरीके से लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल्स टू अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटी, प्रीसीडिंग, प्रीडिसेसर बेस्ट वर्ड रहेगा, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो होगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसका फॉर्मूला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, now latest finish time, latest finish time is equals to latest start time of succeeding activity। ठीक है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इट विल बी इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, या एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये चार फॉर्मूले हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, वो चीज मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बताऊंगा, ये डिटरमाइन करते वक्त बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर ड्यूरेशन लिख देता हूं सभी एक्टिविटीज का, 3, 4, सी का है 2, डी 5, ई 1, एफ 2, जी 4 और एच 3। ठीक है, अभी पहली जो एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी, उसका कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सो देयर इज नो फिनिश टाइम ऑफ ए। ठीक है, ए के पहले किसी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसके पहले वाली एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी नहीं है, तो इसीलिए यहां पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा वो 0 होगा। बात समझ में आई? पहली एक्टिविटी जो है ए, उसकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो क्योंकि प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी का या प्रीडिसेसर एक्टिविटी का ईएफटी भी नहीं है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी नहीं है, इसीलिए उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 होगा। ठीक है, अब एक्टिविटी ए का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो 0 हो गया। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना होगा वो इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल्स टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कि है 0 प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो कि है 3, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 0 है। ठीक है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी यानी 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली इट विल बी 3। ये समझ में आ गया आपके? ठीक है, अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम फॉरवर्ड वे में नहीं कैलकुलेट करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम बैकवर्ड आते हैं, यानी H से A की तरफ आएंगे जब हम LST और LFT कैलकुलेट करेंगे। अभी हम EST और EFT कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A से H की तरफ जाएंगे। बात समझ में आई? बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड पास का मतलब क्या होता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में?
फॉरवर्ड पास में हम लोग अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉरवर्ड पास का मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी से आप एंडिंग एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड पास। बैकवर्ड पास में यानी H से लेकर A तक जब हम आएंगे तब हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ EST और EFT का कॉलम बनाएंगे। अभी एक्टिविटी B जो है उसका EST और EFT फाइंड करना है। EST का फॉर्मूला क्या है? EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी। एक्टिविटी B के लिए प्रीवियस एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी A है। ठीक है, एक्टिविटी B की प्रीडिसेसर एक्टिविटी A है, तो B के लिए जब हम EST कैलकुलेट करेंगे तो EFT किसका आएगा? यहां पर प्रीवियस एक्टिविटी का, मतलब एक्टिविटी A का। ठीक है, तो इसका EFT लगेगा, यहां पर इसका EFT आएगा, यानी यहां पर 3 आ जाएगा। EST ऑफ करंट एक्टिविटी इज इक्वल टू EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी। EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी इज 3, therefore EST of B will be 3। ठीक है, अब EFT का फॉर्मूला है EST प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन, यानी 3 + 7 इज इक्वल 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक्टिविटी C के भी लिए प्रीवियस एक्टिविटी A है। हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो चीज फॉलो कर रहे हैं वो है नेटवर्क डायग्राम। आप ये नहीं कह सकते कि C का प्रीसीडिंग B है। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? C का प्रीसीडिंग A ही है, B का प्रीसीडिंग A ही है। बात समझ में आ रही है? नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। तो C की प्रीवियस एक्टिविटी कौन सी है? A है। तो यहाँ पर EST इज इक्वल टू EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी, तो EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी है 3, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। यहाँ पर 3 क्यों आया? क्योंकि C की प्रीवियस एक्टिविटी A है, उसका EFT यानी इसका EST बन जाएगा। ठीक है, और EFT का फॉर्मूला है EST प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन, यानी 3 + 2 5। D की प्रीवियस एक्टिविटी B है, तो D का जो EST रहेगा वो EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी रहेगा। तो D की प्रीवियस एक्टिविटी कौन सी है? B है, तो D का EST 7 और EFT 12, 7 + 5 12। E की प्रीवियस एक्टिविटी है C, E की प्रीवियस एक्टिविटी है C, तो इसका यहां पर C का EFT आ जाएगा और E का EFT बनेगा 5 + 1 6। F की प्रीवियस एक्टिविटी अगेन C है, तो यहां पर भी 5 और 5 + 2 7। अभी G में देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां तक तो इजी था। G में देखिए 2 प्रीवियस एक्टिविटीज है। G में अगर आप ध्यान दोगे तो 2 प्रीवियस एक्टिविटी है, एक है D और एक है E। अब ऐसी सिचुएशन में EST कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि EST का फॉर्मूला है EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी, तो प्रीवियस एक्टिविटी तो 2 है। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पर एक या एक से ज्यादा अगर प्रीवियस एक्टिविटी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में EST will be equal to maximum of EFT of previous activity। अगर एक से ज्यादा प्रीवियस एक्टिविटीज है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसी सिचुएशन में EST कितना आएगा? प्रीवियस एक्टिविटी में से जिसका भी EFT मैक्सिमम होगा हम उसी को इस एक्टिविटी का यानी आगे आने वाली एक्टिविटी का EST कंसीडर करेंगे। अब देखिए, एक तो D है और एक तो E है। G की प्रीवियस एक्टिविटी D और E है। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है कि किसका मैक्सिमम
EFT है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है मैक्सिमम है 12, तो इसका EST क्या बन जाएगा 12। 6 नहीं आएगा क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, ठीक है। दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है वो हम देखकर यहाँ पर पुट अप करेंगे। EFT का फॉर्मूला वही रहेगा, EST प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन यानी टोटल 16 हो गया। यू गॉट माई पॉइंट। अब H में भी अगर आप देखोगे तो दो प्रीवियस एक्टिविटीज है, एक G है और एक F है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर दो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ EFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी, यानी G और F का EFT देखना पड़ेगा और उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो H का EST बन जाएगा। तो G और F में मैक्सिमम है 16, तो इसका 16 हो गया और 16 प्लस 3 19 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इस चीज को हम प्लॉट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था नॉमेनक्लेचर एक्टिविटी हम कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम EST लिख रहे हैं, यहाँ पर EFT लिख रहे हैं, यहाँ पर LFT लिख रहे हैं और यहाँ पर LFT लिख रहे हैं। यहाँ एक्टिविटी होती है और यहाँ एक्टिविटी का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो EST A का कितना है 0 और EFT है 3, B का है 4, B का है 3 और 7, C का है 3 और 5, D का है 7 और 12, E का है 5 और 6, देन 5 एंड 7 F के लिए, देन G का है 12 एंड 16 और H का है 16 एंड 19, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज LST एंड LFT। LST और LFT हम बैकवर्ड पास में करेंगे, यानी H से स्टार्ट करेंगे और A तक आएंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मैं लिख देता हूं LST एंड LFT ऑफ लास्ट एक्टिविटी is equal to EST and EFT of that activity respectively। ठीक है, यानी LST will be equal to EST of last activity and LFT will be equal to EFT of last activity, ठीक है। यहां पर मैं फॉर्मूले में डाल देता हूं LST ऑफ लास्ट एक्टिविटी इज इक्वल्स टू EST ऑफ लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, सिमिलरली LFT ऑफ लास्ट एक्टिविटी इज इक्वल्स टू EFT ऑफ लास्ट एक्टिविटी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि लास्ट एक्टिविटी का LST इज इक्वल्स टू EFT, यानी यहां पर 16 आ जाएगा और यहां पर 19 आ जाएगा। LST of last activity is equals to EST of last activity and LFT of last activity is equals to EFT of last activity। तो ये सारी चीजें सेम हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करके बाकी सारी चीजें H से लेकर A तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
अब देखिए हमें पहले LFT निकालना पड़ेगा। LFT इज इक्वल टू LFT ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि हम अगर G का LFT डिटरमाइन कर रहे हैं, G का अगर LFT डिटरमाइन कर रहे हैं तो G की सक्सीडिंग एक्टिविटी कौन सी है? H है। सक्सीडिंग एक्टिविटी का मतलब समझ में आया या नहीं? उसके आगे वाली एक्टिविटी। तो G की सक्सीडिंग एक्टिविटी H है, तो अगर हमें G का LFT डिटरमाइन करना है तो हमें H का LFT देखना होगा। LFT ऑफ G विल बी इज इक्वल्स टू LFT ऑफ H। क्यों? क्योंकि H G की सक्सीडिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो G का जब हम LFT डिटरमाइन कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू LST ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। LST ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी कितना था? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 16 था, तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम 16 हो गया। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। एक्टिविटी ड्यूरेशन है 4, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना आ जाएगा इसका? 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब F के लिए हम देखेंगे सक्सीडिंग एक्टिविटी कौन सी है। F की सक्सीडिंग एक्टिविटी कौन सी है? H ही है। ठीक है, तो F का लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी होगा। F की सक्सीडिंग एक्टिविटी H है, इसीलिए इसका भी लेटेस्ट फिनिश टाइम 16 होगा। और इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन 2 है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालते हैं? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, यानी 16 माइनस 2 14। ठीक है, अब E में आ जाइए। E की सक्सीडिंग एक्टिविटी कौन सी है? G। तो इसका E का लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो G का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा, यानी 12। ठीक है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन विच इज 1, इट विल गिव 11। इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन 1 है, तो 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आ गया। D का भी सक्सीडिंग एक्टिविटी G है, तो D का लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो G का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा। D का लेटेस्ट फिनिश टाइम G का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, यानी ये भी 12 माइनस 5 7। ठीक है, अभी C में आ जाइए। यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। C में 2 सक्सीडिंग एक्टिविटी है, अगर आप देखोगे उसका फॉर्मूला मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। C में दो सक्सीडिंग एक्टिविटी है। C की एक सक्सीडिंग एक्टिविटी तो E है और दूसरी सक्सीडिंग एक्टिविटी F है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में यहां पर जब आप C का LFT कैलकुलेट करोगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करोगे, जिसका कि फॉर्मूला है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, तो कौन सी सक्सीडिंग एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लोगे? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो? इसका फॉर्मूला है व्हेन देयर आर 2 or more succeeding activities, then latest finish time of that activity will be equal to minimum of latest start time of succeeding activity। ठीक है, जब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब दो या दो से ज्यादा सक्सीडिंग एक्टिविटीज है किसी एक एक्टिविटी के लिए। जैसे यहाँ एक्टिविटी C है, तो इसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी एक तो E है और दूसरा F है। तो जब 2 सक्सीडिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे C के मामले में है, C में E और F 2 सक्सीडिंग एक्टिविटी है, ऐसे सिचुएशन में एक कंफ्यूजन अराइज ये हो जाता है कि C का जो LFT होगा यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, वो किस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा। ठीक है,
क्योंकि लेटेस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल्स टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 है, तो किस एक्टिविटी का हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ले ताकि वो सी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी सी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ई और एफ। अब इसमें से जो भी मिनिमम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा, जिस भी एक्टिविटी का मिनिमम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा, वो एक्टिविटी सी का लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा। तो एक्टिविटी ई और एफ में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो मिनिमम है वो है 11, तो सी का लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा 11। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला है लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। एक्टिविटी ड्यूरेशन 2 है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी की सक्सीडिंग एक्टिविटी है डी, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी बी विल बी इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी विच इज नथिंग बट एक्टिविटी डी। तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है 7, तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बन गया 7। 7 माइनस 4 विल बी 3। एक्टिविटी ए में अगेन देयर आर 2 सक्सीडिंग एक्टिविटीज, तो अब इसमें से किसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ले ताकि इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाए। तो फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो मिनिमम है वो है 3, तो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश टाइम 3 बन जाएगा। इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन है 3, तो 3 माइनस 3 विल बी 0। ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने नेटवर्क डायग्राम में प्लॉट कर दी, LST LFT LST LFT इस फॉर्म में। अभी हमारा अगर आपको ध्यान होगा तो हमारा क्रिटिकल पाथ जो था वो A B D G और H था। ठीक है, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्रिटिकल पाथ और एक तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तरीका हमने क्या किया था, वो टेबल बनाया था जिसमें हमने पाथ, उसका ड्यूरेशन और टोटल ड्यूरेशन निकाला था। दूसरा तरीका यहां भी हम देख सकते हैं, अ क्रिटिकल पाथ विल बी वन whose EST will be equal to LST and EFT will be equal to LFT for each and every activity। जैसे क्रिटिकल पाथ है A B D G H, तो हर एक इन एक्टिविटी, ये क्रिटिकल पाथ के हर एक एक्टिविटी में आप देखोगे कि EST इज इक्वल्स टू LST एंड EFT यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो एक्टिविटी ए में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 0, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी है 0, अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 3, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी है 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक्टिविटी बी जो क्रिटिकल पाथ में आ रहा है, एक्टिविटी बी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्टिविटी डी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जी और एच में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ विल बी वन वेयर फॉर ईच एक्टिविटी EST विल बी इक्वल टू LST एंड EFT विल बी इक्वल टू LFT। ठीक है, तो ये था कंप्लीट क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज में कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो पर्टिकुलर क्वेरी मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।